हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ एक सेशन लेने वाला हूं जहां पर CSIR नेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, पर इन फ्यूचर आपका टारगेट है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं अभी, निकिता जी हैं, एक और गजेंद्र हैं, और भी है, पर मैं वन बाय वन दो दो को लेके आऊंगा मेंटर्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि सेशन जो है वो हर 2 वीक में करते रहें, सो दैट कि आपको एक बेहतर गाइडेंस यहाँ पे मिले। तो निकिता जी ने अभी RPSC का एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर का क्रैक किया है। आपने हमारे साथ ही नेट एग्जाम की तैयारी करी थी। और गजेंद्र हैं जिन्होंने सेट एग्जाम, MP सेट एग्जाम क्रैक किया। इन्होंने नेट एग्जाम की तैयारी करी थी पर इनका सेट एग्जाम क्रैक हुआ, एंड देन अभी MP में एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन्होंने अपना एग्जाम क्रैक किया और नाउ असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड बात करते हैं, ये दोनों हमारे पास जो आज मेंटर्स हैं जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। स्टूडेंट, बात करें यहाँ पे, तो खैर ये तो हमारे रिजल्ट्स हैं। जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूँ उससे पहले मैं निकिता जी और गजेंद्र से वन बाय वन एक बार इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। निकिता जी, जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं उनके बारे में, उनको थोड़ा अपने बारे में बताइए। कैसे आपने अपनी जर्नी MSc करी और आपकी जर्नी कैसी रही, और आपने आप यहाँ तक पहुंचे, इसके पीछे आपकी पूरी जो भी स्टोरी है उसके बारे में थोड़ा बताइए बच्चों को। थैंक यू सर। सबसे पहले तो सर मैं आपको ये धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज जो इस पोस्ट पे मैं हूँ वो आपकी वजह से ही हूँ। तो थैंक यू सो जी, मच सर। और सर आज वेलकम। आपने हमें इनवाइट किया इस मेंटरशिप के लिए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा जी, नाम निकी यादव है और मैं सर अलवर जिले की रहने वाली हूँ। मैंने सर नेट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की थी MSc में एडमिशन लेने के बाद ही, प्रीवियस में। जब MSc प्रीवियस में थे तो आपके यूट्यूब वीडियो काफी देखते थे। तो वहीं से जी, मुझे नेट एग्जाम के बारे में पता चला था कि हमें अगर कॉलेज लेक्चर बनना है तो हमें नेट क्वालिफाई करना होगा। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट तो सर बिना तैयारी के ही दिया था, रैंडमली, बिना कोई कोचिंग के, बिना किसी प्रैक्टिस के। तो उसमें मेरे को थोड़ा लगा था कि पेपर का लेवल कैसा है कैसा नहीं है। देन मैंने आपकी आपकी ऑनलाइन, उस टाइम सर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते थे, तो हमने जी, ऑनलाइन कोर्स लिया था आप ही का, जो कि मैंने आपके साथ पहले एक बार एंड तो हुआ था, उसमें बताया भी था मेरी पूरी स्ट्रेटजी। नेट एग्जाम जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था, सेकंड में नेट हुआ था, थर्ड में JRF हुआ था। तो मैंने जी, जो भी मेरा नेट एग्जाम की जो प्रिपरेशन थी वो 100% आप पर डिपेंड थी सर। ना कोई एक्स्ट्रा कहीं कुछ पढ़ना था, कोई बुक्स एक्स्ट्रा नहीं थी। बुक प्रैक्टिस के लिए भी आपके ही बुक जो आपने दी, CSIR नेट पे बेस आपकी 3 से 4 बुक हैं अभी रिसेंटली में। तो उन्हीं बुक से मैंने मेरी प्रैक्टिस की थी और आपके लेक्चर से अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके, डेली प्रैक्टिस करके, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके मैंने क्वालिफाई नेट कर लिया था 2022 में। देन जी, उसके बाद मेरा जो थर्ड अटेम्प्ट था उसमें मेरा JRF हुआ था। उसके बाद सर 2023 में हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई थी राजस्थान की RPSC ने। तो उसमें मैंने अप्लाई किया था। तो जब हमारे पास जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 पेपर होते हैं सर जनरली। तो एक पेपर तो जीके का होता है, 2 मैथ्स के होते हैं। तो उनमें से जी, मैथ्स के 2 पेपर में जो एक पेपर होता है उसमें लगभग 90% सिलेबस हमारा नेट का ही आता है, जो हमने नेट में पढ़ा होता है वो जी, सिलेबस आता है। तो उस पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो हमें इतनी एक्स्ट्रा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपसे नेट पढ़ा था। तो जी, उसी की प्रिपरेशन के बेस पर हमें पेपर फर्स्ट में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। जी, दूसरा जो पेपर सेकंड था उसमें जनरली पीजी की बुक्स आती हैं सारी। तो हम्म, उसमें ये था कि सर जैसे पीजी पे को पढ़े हुए थोड़ा टाइम भी हो गया था, और हमने फिर स्टार्ट कैसे किया कि जो टॉपिक उठाया वो एक टॉपिक हम्म, लिया। उस टॉपिक पर, जैसे अगर वो टॉपिक हमें कुछ आता है तो जनरली हम यूट्यूब पे जाते हैं, तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसपे आपकी वीडियोस नहीं हो। तो पहले जी, वो टॉपिक को हम जनरली कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके एग्जाम्पल आपके यूट्यूब वीडियो के जरिए उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देन प्रैक्टिस हम्म, के लिए उस टाइम हमारे पास जो JPSC, जो हमने कॉलेज ग्रेजुएशन और पीजी के दौरान पढ़ी थी, कुछ नवकार जी की बुक थी। तो उन्हीं बुक से फिर हमने प्रैक्टिस की और कॉन्सेप्ट किया सर। हमने आपके यूट्यूब चैनल से एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट किया था, क्योंकि सर सभी के साथ ही होता है कि जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमारा जो एक मेन जनरल टारगेट होता है वो होता है कि हम UG और ग्रेजुएट हो जाएं और पीजी में इजीली हम डिग्री मिल जाए। जनरली उस टाइम हमें इतना जी, नहीं पता होता है कि हम इतना डीपली भी नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते भी हम इसी लेवल जी, का है कि हमारा एग्जाम निकल जाए। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे आपके यूट्यूब चैनल से एक एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग किया, उसकी प्रैक्टिस अपनी जो बुक्स थी UG PG की उन्हीं से उनकी प्रैक्टिस की। देन आज मैं GD कॉलेज, GD गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अलवर में एक असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्टेड हूँ। तो ओके। इसका श्रेय सर आप ही को जाता अरे थैंक यू सो मच है। क्या बोल रहे हैं?
का जो टोटली श्रेय है जो आज मैं हूँ, वो पूरा का पूरा ही अरे आपको ही जाता है सर। थैंक यू निकिता जी। और मुझे लगता है कि आप बहुत मेहनती हैं, और आप उस मेहनत की दम से ही आप पहुंची। और मैं आपको बता दूं कि आपके साथ जब आपका नेट एग्ज़ाम क्रैक हुआ था, तब मैंने आपके साथ इंटरव्यू लिया था। और आज भी वो जी सर। वीडियो काफ़ी अच्छा, लोग उसको देखते हैं और मुझे बोलते भी हैं कि नहीं यार, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि ऐसे बैकग्राउंड से निकल के आज इतना आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है। और मुझे लगता है आपके माता पिता का नाम आपने रोशन किया, और आने वाले भविष्य में और भी अच्छी कुछ बड़ी सफलता हासिल करेंगे। मुझे लगता है जो बच्चे आपको सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपसे मोटिवेट जरूर होंगे। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे, वो क्वेश्चंस मैं लेता हूँ, तब तक गजेंद्र ज्वाइन करते हैं, फिर उनका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। निकिता, सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा है यहाँ पे, कि कोई भी बच्चा अगर एग्जाम की तैयारी करता है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन उसका होता है हाउ टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर आफ्टर एमएससी। तो क्या एमएससी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं आप? एक क्वेश्चन ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, एमएससी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना मतलब बनते हैं, तो हम एमएससी के लिए सबसे पहले तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमएससी में एक तो हमारे पास में सर सीएसआईआर नेट क्वालिफाई होना चाहिए। और जब सीएसआईआर नेट क्वालिफाई होना चाहिए तो इसके लिए हमें एमएससी में एटलीस्ट 55% मार्क्स हमारे होने चाहिए। अगर हमारे एमएससी में 55% मार्क्स हैं तभी हम सीएसआईआर नेट एग्जाम दे सकते हैं। तो पहले इसके बाद हमें एमएससी के बाद में सीएसआईआर नेट एग्जाम देना होता है। जैसे ही हमारा सीएसआईआर नेट एग्जाम या फिर सेट एग्जाम होता है, कोई सा भी क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद हम वैकेंसी के अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं सर। अच्छा निकिता, जैसे आपने एग्जाम की तैयारी करी थी, तब आप बता रही कि आपने नेट एग्जाम की तैयारी एमएससी प्रीवियस से स्टार्ट कर दी थी, क्लियर है? हाँ जी सर। तो अभी क्या, जब आपने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दिया तो उस टाइम पे जीके भी एक अलग से पेपर पूछा जाता है ना, राजस्थान के अंदर। तो आपने उसके लिए कोई अलग से प्रिपेयर किया, या नॉर्मली चीजें हो गई थी? सर जीके के लिए सर मैंने जैसे मेरे दोस्तों से हेल्प ली थी कि क्योंकि जैसे कुछ दोस्त थे जो पहले से ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो उनके पास राजस्थान हम्म जीके के नोट्स अवेलेबल थे। तो उसके हम्म। लिए मैंने उनसे नोट्स लिए थे और नोट्स के जरिए ही अपने रिवीजन करके ही उनके जीके की तैयारी की थी। उसके लिए अदर कोई कोचिंग तो नहीं की सर, नोट्स से ही किया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट पीएचडी? मुझे लगता है हमारे साथ जो दो मेंटर्स हैं, इन दोनों की पीएचडी अभी तक नहीं हुई है ना? और जी सर। इन्होंने विदाउट पीएचडी आज ये असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। इफ यू आर नेट क्वालिफाइड देन यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द असिस्ट लाइक पीएचडी। हाँ, इफ यू वांट टू बी एसोसिएट प्रोफेसर, इफ यू वांट टू बी प्रोफेसर इन एनी यूनिवर्सिटी, then you have to be PhD, right? But for the assistant professor, there is no requirement of the PhD. I think निक्की, मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, पीएचडी की जरूरत नहीं होती है सर, हम बिना पीएचडी के हम्म। भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं सर। जी जी जी। विदाउट पीएचडी आई थिंक इजीली बन सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड वी डू आफ्टर नेट, सीएसआर नेट, जेआरएफ? अच्छा, एक निकिता जी, एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि सर नेट एग्जाम तो क्रैक हो गया, नाउ व्हाट नेक्स्ट, हम आगे क्या करें? जैसे आपका भी नेट एग्जाम क्रैक हुआ होगा, तो आपके मन में भी सवाल होगा कि यार नेट एग्जाम तो मैंने क्रैक कर लिया, अब मैं क्या करूं आगे, राइट? नॉर्मली एक परसेप्शन होता है कि यार भैया नेट एग्जाम कर लोगे तो क्या ही कर लोगे तुम, है ना? तो आपने नेट एग्जाम क्रैक करने के बाद क्या आपका रहा, आपकी सोच क्या थी, और आपने क्या, कैसे उसको लाइक यहाँ तक पहुंचे, आपने इस जर्नी तक आपने चीजों को कवर किया? यस निके। सर नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद हमारे पास सर जनरली तो दो ही ऑप्शन होते हैं कि या तो हम पीएचडी में जा सकते हैं या फिर हम जैसे कि ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। पर सर जी। इनडायरेक्टली हम बोले तो सर हमें पीएचडी तो करना ही होता है, या तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले ही हम उसमें एनरोल हो जाएं तो बेटर होता है। अगर हम्म। उसके बाद भी अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो हमें एसोसिएट बनने के लिए आफ्टर प्रमोशन वगैरह के लिए हमें पीएचडी की तो जरूरत होती ही होती है। तो जी हमारे जी। पास दो ही ऑप्शन है। अगर हमारे पास जीआरएफ है, नेट विथ हम्म जीआरएफ है, तब तो हमें पीएचडी में एनरोल जरूर होना चाहिए सर। और हम्म। अगर हमारे पास जीआरएफ नहीं है तो वहां पे मेरे अकॉर्डिंग हम पीएचडी में थोड़ा सा जीआरएफ का वेट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पीएचडी में फंडिंग की भी जरूरत होती है। तो जी। जीआरएफ होता है तो हमारे पास में एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाता है। तो उस दौरान हम पीएचडी भी कर सकते हैं और पीएचडी के साथ साथ अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन होते हैं, पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो बट आपका जब एग्जाम क्रैक हुआ था, तो आपने क्या सोचा कि मैं क्या करूं? क्योंकि कंफ्यूजन वाला होता है, एक टाइम होता है जब आप बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि एग्जैक्टली व्हाट नेक्स्ट। तो आपने क्या करा उस टाइम पे? मेरा जो नेट हुआ था वो 22 फरवरी 22 में हो गया था नेट, मेरा उस जी। टाइम जीआरएफ नहीं हुआ था। तो हम्म मेरे पास सर कहीं ना कहीं ये था, मेरे पास जैसे कि आप
जानते हैं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग जी करती हूँ, तो कहीं ना कहीं सर मेरे पास एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। तो जी मैं पीएचडी में उस टाइम एनरोल नहीं होना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था पीएचडी के लिए। जी तो जी इसलिए मैंने सर जब नेट क्वालिफाई हुआ था तो मेरे पास ये था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है और साथ में जीआरएफ भी निकालना है। तो हम्म उसी टाइम से मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। साथ में जैसे नेट के आपके मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी था, हम आपसे पढ़ हम्म चुके थे, तो हमारे पास हम्म मटेरियल भी था। कुछ उस टाइम बस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी थी आपकी, कि टेस्ट हम्म सीरीज के दौरान हम प्रैक्टिस अच्छी करें, स्पीड टाइम मैनेजमेंट वगैरह कर सके और जेआरएफ भी निकाल सके। तो इसलिए जी थोड़ा थोड़ा टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पढ़ते रहे, और थोड़े से असिस्टेंट प्रोफेसर के कंपेरिजन में ज्यादा टाइम थोड़ा जेआरएफ का भी था, कि हमें जी पीएचडी की जरूरत पड़ेगी आगे जाकर। तो हमने जी फिर नेट के बाद में जेआरएफ हो गया था मेरा सितंबर में। तो सितंबर के बाद में फिर जी मेरा क्लियर था कि अभी तैयारी तो चल रही है पैरेलल में, साथ में कहीं ना कहीं पीएचडी में भी एनरोल होना। तो जैसे ही हमारे यहाँ कोटा यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आई थी उस टाइम, तो मैंने पीएचडी ज्वाइन कर लिया था, और साथ में फिर मेरी पैरेलल असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी चलती रही थी सर। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, ऐसी कौन जी सी सर। गलती आपको लगती है कि यार मैंने करी, तुम मत करना, और तुम्हें ये चीजें करना चाहिए, आप उनको क्या रोड मैप देना चाहोगे जो स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, जो भी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? सर इसमें मैंने एक गलती की थी कि जब मेरा फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट रहा था, जिस टाइम मैंने नेट दिया था, उस टाइम मैंने हम्म रिवीजन थोड़ा कम किया था सर। मतलब रिवीजन की मैं मिस्टेक मानती हूँ मेरी उस टाइम, तो हम्म उसी वजह से शायद मेरा जेआरएफ नहीं निकल पाया, ओनली नेट ही हुआ था। तो रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है सर। हम जो प्रैक्टिस करते हैं, जो हम कंप्लीट टेस्ट सीरीज लेकर जो कंप्लीट टेस्ट लगाते हैं, जैसे आई थिंक 3 घंटे का टाइमिंग होता है, तो जो 3 घंटे वाला हम प्रेशर एनालिसिस करते हैं, वो हम अगर हम डेली या वीक में एटलीस्ट एक बार रिवीजन वाली सबसे अच्छी चीज है कि हम जितना रिवीजन करेंगे वो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो रिवीजन जितना ज्यादा किया जा सके, प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट वीक में एक बार हम कंप्लीट टेस्ट जरूर लगाएं। जी जी जी। गजेंद्र हमारे साथ आ चुके हैं। गजेंद्र, मुझे लगता है कि भगवान के आशीर्वाद से अब बात हो पाएगी आपसे मेरी। जी यस। सर, मैं माफी चाहूंगा सर, नेटवर्क इशू नो मेरी ना, इट्स ओके, डोंट साइड। वरी यार, इट्स ओके। यस, बोलिए। अब बताइए। आई थिंक मुझे अब थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, और कब कैसे आपकी जर्नी रही, और स्टूडेंट्स को आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि बच्चा जब नेट एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है ना, तो उसको एक पुश चाहिए होता है कि यार मैं क्या ही कर लूंगा, राइट, इस एग्जाम को क्रैक करके। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? यस, बताइए। सर इस एग्जाम को क्रैक करके तो सर सबसे ज्यादा सर मैं यूं ही कहना चाहूंगा कि अगर वो एग्जाम क्रैक नहीं होता तो आज मेरे को मतलब आपसे ऐसे बात करने का मौका नहीं मिलता। जी सबसे जी, बड़ी थैंक यू। बात तो मेरे लिए यही है। जी जी, थैंक यू। और और आपका जर्नी कैसा रहा? सर मेरा जर्नी सर मैं एक सर छोटे गांव के मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, और जी गवर्नमेंट कॉलेज में जो जिले का कॉलेज है वहीं से पढ़ा हुआ है। तो जी ऐसी कोई जी खास जर्नी नहीं रही है, नॉर्मल रही है। जी मतलब जी जी बीएससी लिया था उस टाइम, पता नहीं था कि मतलब क्या कोर्स करना है क्या नहीं करना है, सिर्फ प्लेन या कंप्यूटर साइंस। तो ऐसे ही जी मैथ्स बीएससी मैथ्स ले लिया। फिर जी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना था 2020 में कोविड के टाइम जी पे कि एमएससी जी कौन से सब्जेक्ट से करें। तब जी बिना सोचे समझे मतलब कि चलो एमएससी कर देते, या मैथ्स फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस से करनी है। जी तब जी तक ऐसा कुछ नहीं था मेरा कि मैं मैथ्स का प्रोफेसर बनूंगा आगे जाके, या नेट जी वगैरह की तैयारी करूंगा। तो उस जी टाइम नॉर्मल मैथ्स में एडमिशन ले लिया। फिर जब 2021 में कोविड का जो लॉकडाउन का टाइम था, उस हम्म टाइम पे मतलब ऑनलाइन बैचेस वगैरह अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम की सबकी मतलब उन्हीं चीजों पे मतलब ज्यादा फोकस चल रहा था स्टूडेंट्स का। तो उसी टाइम फिर हमने वही सोचा कि अब एमएससी मैथ्स में एडमिशन लिया है तो क्यों ना मतलब इसी फील्ड में आगे बढ़े। और फिर जी आपके यूट्यूब से तो हम बीएससी के टाइम से ही कनेक्टेड थे ही सही पहले से ही। जी जी तो सबसे बेस्ट ऑप्शन उस टाइम यही लगा कि अब इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। तब जी मैंने मतलब आपका कोर्स लिया और हम्म, सीएसआर नेट एग्जाम की तैयारी करी। तो फर्स्ट जी अटेम्प्ट दिया तो उसमें मतलब आधा अधूरा सिलेबस पढ़ कवर करके भी मतलब काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आया कि अपन इस एग्जाम को कर सकते हैं अगर सिलेबस वगैरह पूरा पढ़े, अच्छे से जी मेहनत करें। फिर वही जी मैं रेगुलर आपसे जुड़ा रहा, आपकी क्लासेस वगैरह देखी। और आप जैसे यूट्यूब पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन वगैरह जो भी लेते थे, मतलब कोई भी सेशन मतलब मिस नहीं करना। सुबह 9 बजे जी वाली क्लास हो, चाहे शाम को 4:30 बजे वाली हो, या रात को 9 बजे वाली हो। जी डेली का मतलब ऐसा रूटीन हो गया था कि जिस दिन क्लास नहीं रहती थी उस दिन मतलब हैबिट ऐसी हो गई थी कि आज क्लास क्यों नहीं है। हम्म, मतलब थोड़ा मतलब ऑकवर्ड लगने लगता था उस दिन अब मन कि नहीं लगता क्लास था। क्लास रहती है। फिर आप भी सर इतने मेहनत करते थे कि जैसे दिवाली वगैरह वेकेशन रहते थे, जैसे संडे की जी छुट्टी वगैरह रहती है, तो उस टाइम पे भी मतलब एक्स्ट्रा सेशन बच्चों के फायदे के लिए मतलब, तो आप भी जी इतने एफर्ट लगाते थे तो आपको देख के मतलब और मोटिवेशन मिलता था। फिर जी जी वही एमएससी कोर्स के साथ साथ मतलब
जून 22 वाला मेरा नेट का एग्जाम निकल गया था, और हम्म। दिसंबर 22 में एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आउट हो गई। तो मतलब जी ये सबसे अच्छा मौका हाथ में लगा मेरे कि अब मतलब पीएचडी जेआरएफ इन सब से हटके मैंने फिर सोचा कि पहले जॉब सिक्योर करते हैं। तो रेगुलर उसमें लगे। फिर वो कुछ एमपी में मतलब पीएससी आयोग की क्लास वगैरह चले तो काफी लेट हो गई एग्जाम। एग्जाम हम्म। 2024 में हुई रिटर्न एग्जाम, फिर इंटरव्यू अभी 25 में हुआ है, मई 25 में। ट्रेन जी। पोस्टिंग नवंबर 2025 में हुई है। तो ये कुल अच्छा। मिला के सर 2 से 2.5 साल की जर्नी रही है। जी और जी। इसमें मैं रेगुलर मतलब आपका ही गाइडेंस लेके यहाँ तक पहुंचा हूँ। जी जी। अच्छा, निक्की जी और गजेंद्र जी, मैं आप दोनों से एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि यार तुम नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो इस माइंडसेट के साथ मत करो कि तुम एग्जाम क्रैक करना, तुम इस माइंडसेट के साथ करो कि यार तुम्हें फ्यूचर में पढ़ाना भी है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, मैं किसी सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, पर उनको पढ़ाने में दिक्कत आती है, बच्चों को उनकी क्लास समझ में नहीं आती है। तो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि यार तुम पढ़ाना सीख जाओ। पढ़ाना सीख जाओगे ना तो जिंदगी में कहीं भी टेबल कुर्सी लगाओगे तो तुम पैसा कमा लोगे, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जब आप नेट एग्जाम की तैयारी करी, फिर जब आपने ये एग्जाम क्रैक किया, फिर आपका इंटरव्यू भी हुआ होगा, तो क्या इंटरव्यू में सब्जेक्ट रिलेटेड या वहाँ पे पढ़ाना होता है, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और आपने क्या टॉपिक पढ़ा और बच्चों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि जब तैयारी करें तो किन चीज़ों का ध्यान रखे वो। एक्चुअली सर जब मई 2025 में मेरा इंटरव्यू हुआ था, उससे जी लगभग 6-7 महीने पहले मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में मतलब ऐसे गेस्ट लेक्चर ज्वाइन कर लिया था। तो जी मुझे उसका इंटरव्यू के टाइम तक मतलब काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि जी वहाँ कॉलेज में मतलब क्लासेस तो मिलती थी, मतलब ज्यादा तो नहीं, बच्चे जैसे कम ही आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, डेली वगैरह नहीं लगती है, लेकिन जी। थोड़े बहुत बच्चे रेगुलर आते हैं, इसलिए प्रैक्टिस वगैरह तो मेरी हो ही गई थी टीचिंग की। उससे पहले मैंने कहीं से लेके कहीं तक कुछ भी टीचिंग नहीं करी थी। हम्म। और जब इंटरव्यू की बात आई तो वहां पे सर जैसे वहाँ प्रोफाइल अपनी भरी हुई रहती है इंटरव्यू से पहले, जी बायोडाटा, तो जी उसमें मैंने मेंशन किया ही था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो जब वहाँ सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी थे और आयोग के सदस्य वगैरह भी थे, तो जी उन्होंने वही पूछा कि अच्छा मंदसौर पीजी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी हो तो कौन कौन से लेक्चर लेते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हो। फिर सब जी। पूरा इंटरव्यू मतलब जैसे मैं चाहता था वैसे ही चला पूरा। तो मैंने वही जैसे बोला सर मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ाता हूँ, डिफरेंशियल हम्म इक्वेशन पढ़ाता हूँ। हम्म। तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पे काफी मतलब क्वेश्चन वगैरह हुए थे। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे आपसे? और जैसे हमारे बीएससी के जो सिलेबस है वो एक्सपर्ट भी जैसे एमपी के भी थे, बाहर के भी थे। तो वही हम्म। जो बीएससी में जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस है उससे रिलेटेड, तो उसमें अच्छा। नॉर्मली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चला था। फिर उसके हम्म बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे सर मतलब 4 से 5 मिनट काफी डिस्कशन हुआ था, अलग जी अलग जी। टाइप से जैसे अपन निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह, हम्म। उन सब पे, और बोर्ड बोर्ड पे खड़ा करके ही हुआ था मतलब इंटरव्यू से। अच्छा अच्छा। तो कुल मिला के जैसे आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो वो कोई कंटेंट होता है जो आप अगर ढंग से पढ़ लो तो मुझे लगता है इंटरव्यू में आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। जी जी एक्चुअली सर इंटरव्यू में सर वो मतलब अपने मतलब बेसिक नॉलेज ही चेक किया था, मतलब उन्होंने जी जी बहुत नॉर्मल नॉर्मल ऊपर ऊपर से ही टच कर रहे थे मतलब। जी जी, ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए। ज्यादा। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ निक्की जी और गजेंद्र जी। मैं मैं कॉलेज में डायरेक्टर रहा हूँ, और मैंने 5 साल एज ए डायरेक्टर काम किया, और एक यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ पे इंटरव्यूज होते थे, और कुछ मैंने पीएचडी के इंटरव्यूज देखे हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा ऐसे शब्द बोलते हुए, पर जो प्रोफेसर होते हैं वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं, वो अपने रिसर्च में एक्सपर्ट होते हैं, पर उनको जो करिकुलम होता है, जो बीएससी का करिकुलम होता है या सब्जेक्ट का करिकुलम होता है, उससे वो ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते हैं। जितना नॉलेज आप रखते हो, मुझे लगता है वो उनके स्टूडेंट लाइफ में और जब उन्होंने सिलेक्शन हुआ होगा तब होगा, बट वो सब्जेक्ट नॉलेज साइड में हो जाता है और रिसर्च पे ज़्यादा फोकस हो जाता है। क्लियर है? तो आप अगर क्वेश्चन का आंसर दे भी रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि अगर रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर फंस जाओगे, पर सब्जेक्ट की बात करेंगे ना तो मुझे लगता है यू हैव द बेटर नॉलेज एज कम्पेयर टू द एक्सपर्ट, क्योंकि वो सब्जेक्ट से इतने कनेक्टेड नहीं होते हैं उस टाइम पे, है ना? ये अगर बात करी जाए तो मेरा एक्सपीरियंस, मे बी दैट आई एम रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि अगर बाई चांस ग्रुप थ्योरी की बात करी जाए, रिंग थ्योरी की बात करी जाए, या हम लीनियर अलजेब्रा या डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना नेट लेवल का कंटेंट आप पढ़ते हो वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो रिसर्च के लिए जो प्रोफेसर जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपना रिसर्च का नॉलेज बहुत अच्छा रखते हैं, बट पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज में थोड़ा सा आपसे कम एज रखते हैं। तो आपको कभी इंटरव्यू में घबराने की जरूरत नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि सब्जेक्ट में आप कितना नॉलेज रखते हैं। और मुझे लगता है जितने भी बच्चे यहाँ मुझे सुन रहे हैं या जो भी बच्चों से मेरी बात हुई जिनका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा था, जैसे पीएचडी के लिए आईआईटीज में इंटरव्यू भी होते हैं,
तो बच्चा अगर कॉन्फिडेंट है तो मुझे लगता है कि आराम से कर सकता है, और बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी भी जैसे राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर है या फिर एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के इंटरव्यूज होते हैं, बच्चे मुझे कॉल करते हैं, सर इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? मैंने कहा लोड मत ले, जो तूने पढ़ा वो ढंग से पढ़ ले, बस वही है इंटरव्यू में, वही पूछेंगे, से ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है ना। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज द बेटर फर्स्ट पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब? मतलब खैर मुझे लगता है कि नौकरी मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, पीएचडी तो बाद में भी हो जाएगी, है ना। तो इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर ये मुझे नजर आता है कि कौन सा करना चाहिए। भाई मुझे लगता है कि आप यहाँ पे चूज नहीं कर सकते, आपको जो मिल रहा है वो ले लीजिए। अगर आपको पीएचडी का ऑप्शन आईआईटी से मिल रहा है, अगर आप आईआईटी और एनआईटी में पीएचडी के लिए जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि प्रेफरेंस देना चाहिए। पर हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है तो उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब भी एक बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। निक्की जी और गजेंद्र जी से मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि यार तुम नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप सोच रहे हो, तो यार बीएड कर लो यार, एक बैकअप ऑप्शन रखो कि भाई अल्टीमेटली कॉलेज में पढ़ा रहे हो या 11वीं 12वीं के टीचर्स के लिए पढ़ा रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, है तो टीचिंग ही, तो यार बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? गजेंद्र, उसके बाद निक्की जी आंसर देंगे। गजेंद्र, आप मुझे बताइए इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर सबका मतलब अपना अपना गोल फिक्स रहता है, हम्म। फिर भी अपने को ऑप्शन जरूर लेके चलना चाहिए। जी जी। तो सर मेरी पर्सनल बात करूँ तो जैसे नेट एग्जाम होते से 3 से 4 महीने में वैकेंसी आ गई, तो उस जी टाइम यूँ लगा था कि जैसे 2023 में क्या एग्जाम वो इलेक्शन भी होने वाले थे हमारे एमपी में, जी। तो उस टाइम ऐसा लगा कि इससे अच्छा मौका हाथ में नहीं आएगा, मतलब ये सबसे जी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो जी। उस टाइम यूँ देखा कि अपने पास एक ही ऑप्शन है, चाहे अपने हम्म मतलब अदर एग्जाम की वैकेंसी भी निकली हुई थी उस टाइम एमपी में, लेकिन हम्म। गोल फिक्स हो गया था कि सिर्फ यही करना है, यही बनना है और मैथ्स में ही आगे कुछ करना है। जी अपन अगर एक चीज पे फोकस हो जाते हैं तो फिर अपन मतलब कुछ भी कर ले, दूसरी साइड अपना ध्यान ऑटोमेटिक ही नहीं जाएगा। जी। ओके, निकी जी, आप कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आपको लगता है बैकअप ऑप्शन सर लेके चलना चाहिए? ये हाँ सर, मैं इस चीज को मानती हूँ कि बैकअप ऑप्शन हमारे पास में एक होना चाहिए कि हम सर हर चीज को जैसे कोई भी काम करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपना 100% दे करके उससे अच्छा से अच्छा करें। फिर भी कहीं ना कहीं सर होता है कि कभी हम अपना 100% देकर भी हम नहीं हो पाते हैं उस चीज में सक्सेस। तो मैं ये मानती हूँ कि हमारे पास कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए ताकि हम उस पे वर्क कर सकें। तो मेरा ये था कि सर 21 में जैसे मेरा एमएससी हो गया था और नेट 22 में हुआ था, तो 21 में जैसे एमएससी हुआ मैं साथ में नेट की तैयारी कर ही रही थी। उस टाइम नेट मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो कहीं ना हम्म कहीं मन में एक डाउट था कि अगर नेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो उस हम्म तो के बाद में क्या करेंगे। तो इसके लिए मैंने जैसे एमएससी हुआ तो बीएड में मैंने एडमिशन, जो गवर्नमेंट एग्जाम का एग्जाम होता है तो उसमें मेरा नंबर आ गया था, तो मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया था। पर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा था कि हाँ जो हमारा एम है उस पे हमें चलना है, साथ में साथ साथ बीएड भी होती रहेगी। अगर 1% हमारा नहीं होता है तो हमारे पास एक प्लान बी है जिसपे हम वर्क कर सकते हैं, डिमोटिवेट हो जी नहीं हो सकते। इसलिए सर जी। मेरा प्लान बी था, तो मैंने बीएड किया था सर। हम्म। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कि व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर सीएसआईआर नेट? खैर असिस्टेंट प्रोफेसर तो एक करियर ऑप्शन है ही है, कोई और करियर ऑप्शन आपको नजर आता है कि गवर्नमेंट जॉब तो है ये, साथ साथ में और क्या बच्चा कर सकता है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में बताइए कि आपको क्या ऑप्शंस नजर आए थे? तो सीएसआईआर नेट के बाद में सर जैसे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा बात करें तो एक सर हम रिसर्च में जा सकते हैं, पीएचडी करके हम रिसर्च हम्म कर सकते हैं। अगर हमारा रिसर्च में इंटरेस्ट है तो हम उसमें और रिसर्च में आगे डीपली तक जा सकते हैं, लाइक कि किसी इंस्टीट्यूट में जैसे साइंटिस्ट लेवल तक भी जा सकते हैं अगर हमारा इंटरेस्ट रिसर्च में अच्छा खासा है तो हमारे जी। पास में एक सर रिसर्च का ऑप्शन होता है हम्म। असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा। बाकी तो नॉर्मली उसके देखो, साथ अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव टीचिंग ही होता है। और मैं आपको बता दूं कि जी भारत में एक बहुत अच्छी बात है जो बच्चों को नहीं पता होती, पोस्ट डॉक है ये। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि भारत में जितने कॉलेजेस हैं, जितने विश्वविद्यालय हैं, उसके हिसाब से नेट क्वालिफाइड टीचर मैथमेटिक्स में नहीं है। आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाइए, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में चले जाइए, मैक्सिमम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने एमएससी कर रखा है, पीएचडी चल रही है, बट दे आर नॉट नेट क्वालिफाइड, राइट? और अगर आप नेट एग्जाम करके जाते हो और आप अच्छा पढ़ाते हो, मैं कह रहा हूँ भारत के अंदर मैं ऐसी टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में गया हूँ जैसे एसआरएम है, वीआईटी वेलोर, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी भोपाल है, उसके बाद अपना जेपी के जो कॉलेजेस हैं, जेपी ग्रुप के कॉलेजेस हैं, एमईटी कॉलेजेस के ग्रुप हैं, इतने टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप कॉलेजेस हैं जो कि मतलब नॉर्मली 50,000 से 1 लाख के बीच में पे करते हैं। मतलब 50,000 तो मिनिमम सैलरी होती है आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर की, अच्छे यूनिवर्सिटी और अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूँ।
और मैथ्स अगर पढ़ाना आपको आता है तो मुझे लगता है आपके लिए आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छे ऑप्शन हो जाता है। बस एक साइंस वाले बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे नजर आती है, और मेरे को भी थी बीएससी करते वक्त, कि मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था। मतलब पढ़ाने में जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन होता है वो एक कहीं ना कहीं मैटर करता है, प्लस हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का एक सबसे बड़ा मैटर करता है। हम टेक्निकली इतने साउंड नहीं होते हैं। अगर हम टेक्निकली साउंड हो जाए, हम टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज करना स्टार्ट कर दें, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए, हम स्मार्ट हो जाएं, हमारा रेज्यूमे बहुत बढ़िया हो, हमारे पास स्किल अच्छी हो। हम मैं बताऊं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पावर पॉइंट पीपीटी बनाना नहीं आता है, उनको वर्ड चलाना नहीं आता है, बहुत सारे टेक स्किल्स आपको नहीं आती। भैया आपको आनी चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं पहली बार गीतांजलि इंजीनियरिंग कॉलेज है 2005 की बात बता रहा हूँ, जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना, तो मैं मेरे को भी नहीं आता था उस टाइम पे। सीरियसली मैं नहीं चलाना जानता था। मुझे कंप्यूटर थोड़ा बहुत आता था गाने सुनने के लिए, बट कभी मैंने वर्ड चलाना नहीं सीखा। वहां पे पहली बार मुझे पेपर बनाना था कि भैया आपको पेपर सेट करना है, क्योंकि टीचर के पास पेपर खुद टीचर बनाएगा, है ना, तो हम वर्ड के अंदर इक्वेशन एडिटर चलाना पहली बार मैंने सीखा वहां पे। मेरे जो कलीग थे उनसे सीखा मैंने। पर अगर अभी तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज, मुझे लगता है ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। क्लियर है? और अभी एआई स्किल्स भी हैं आजकल, तो टीचिंग में एआई स्किल्स का बहुत जबरदस्त यूज हो रहा है। तो मुझे लगता है बच्चों को ये सब चीजें साथ साथ में सीख लेना चाहिए, साथ सो दैट कि आने वाले फ्यूचर में आप कॉम्पीट कर पाओ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम बीएससी वाले बच्चे और एमएससी वाले बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम इन स्किल्स में पीछे रहते हैं। इसलिए आजकल 11th 12th में मैक्सिमम जो टीचर्स हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो इंजीनियरिंग वाले हैं। आप आईआईटी जेई की कोचिंग देख लीजिए, वहाँ इंजीनियरिंग वाला बच्चा ज्यादा अच्छा कर रहा है एज कम्पेयर टू साइंस वाला, जबकि साइंस वाला बच्चा जो होता है उसकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है, वो पीछे रह जाता है बिकॉज ऑफ की स्मार्टनेस और टेक स्किल और कम्युनिकेशन। सो मुझे लगता है इस पे काम करने की जरूरत है। अगर बच्चा इन सब चीज़ों पे काम करे तो किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, किसी भी टॉप यूनिवर्सिटीज, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अच्छा काम कर सकता है। कोचिंग भी कोई बुरा जॉब नहीं है, आज बहुत सारे लाखों कमा रहे हैं लोग इस फील्ड के अंदर, है ना। आप अगर किसी अच्छे एडटेक की बात करेंगे तो एडटेक पे लोगों का लाखों में पैकेज होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि स्कॉप्स नहीं है, स्कॉप भयंकर है। बस आप में कितनी कैपेबिलिटीज हैं और आप उसको कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मुझे लगता है वो बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं ही दे देता हूँ कि भैया जब वैकेंसी निकलती है, हर एक स्टेट में वैकेंसीज निकलती रहती है, प्लस आपको कॉलेज में भी वैकेंसीज निकलती रहती है, इवन आईआईटीज एनआईटीज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलती रहती है। आपको चेक रेगुलरली चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर किसी वैकेंसी निकल रही है। नॉर्मली नोटिफिकेशंस भी अखबार में आता रहता है, और वैकेंसीज थोड़ी सी लिमिटेड रहती है, पर हाँ स्कोप से रहता है और आप अच्छा कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। बाकी नेक्स्ट है व्हाट इज आस्क्ड इन असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू। क्या मैंने क्वेश्चन पूछा था, खैर गजेंद्र जी से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था। निखिल जी आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि इंटरव्यू में नॉर्मली क्या पूछा जाता है और क्या चेक किया जाता है? सर इंटरव्यू में सब्जेक्ट नॉलेज तो जैसे कि हालांकि हम पेपर दे चुके होते हैं तो उनको भी पता है कि मतलब सब्जेक्ट नॉलेज होगा तभी वो बंदा 2 पेपर क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंचा है। तो सब्जेक्ट जी। नॉलेज पर तो इतना फोकस नहीं करते हैं। जो मेन चीज होती है जो वो देखते हैं वो सबसे पहले जो कि अभी आपने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। हम्म। कि हम्म। एक ही स्टूडेंट से जब उसके सामने कम से कम जैसे 50 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं और उनको पढ़ाना है, तो उनका वो हम्म। जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कितना अपडेट है, वो जी कितना जी। अपना बच्चों को पढ़ा पाता है, कितना हम्म। जो उसके अंदर नॉलेज है वो उस बच्चों को कितना प्रोवाइड करा रहा है। तो सबसे जो बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, वो अपना हम्म। पॉइंट क्लियरली सामने रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा है। दूसरा जो है सर वो कॉन्फिडेंस है। क्योंकि जैसे कि हमें कॉलेज लेवल पे पढ़ाना है तो हमारे पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा होते हैं। तो हम कॉन्फिडेंट होंगे तभी हम अपना जो नॉलेज है वो उनको प्रोवाइड करा पाएंगे। तो दूसरा हमारे पास में कॉन्फिडेंस होता है कि कॉन्फिडेंस कितना है इसमें। तो जो दो चीजें ये सबसे ज्यादा देखते हैं, पहला कम्युनिकेशन स्किल और दूसरा कॉन्फिडेंस है। और इसके लिए सर वो जैसे डेमो लेक्चर भी लेते हैं कि जनरली या तो वो खुद ही कुछ टॉपिक दे देते हैं कि भाई ये आपके पास टॉपिक है और आप इसे पढ़ाइए, या फिर वो ऐसे करते हैं कि कुछ टॉपिक हमसे पूछ लेते हैं कि आप 4 से 5 टॉपिक बता दीजिए जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, जो आप पढ़ाना चाहें उनमें से कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करवा लेते हैं, या फिर वो रैंडम ही बोल देते हैं कि आप कोई भी एक टॉपिक बोर्ड पे पढ़ाइए। तो ये वो हम्म। उनके मूड पे ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें किस तरह से ये टॉपिक देते हैं। तो वो टॉपिक हमसे पढ़वा कर भी देखते हैं, फिर उसमें उस टॉपिक को जब हम पढ़ाते हैं तो वो यही देखते हैं कि इसका कैसा जी कॉन्फिडेंस कैसा है, क्लियरली ये जी। अपने जो इसके पास नॉलेज है वो इसको क्लियरली बता पा रहा है या नहीं पा रहा है, इस चीज को क्लियरली समझा पा रहा है नहीं पा रहा। इनफैक्ट वो जब हम पढ़ाते हैं उसमें जो डेमो लेक्चर होता है उसमें वो हमसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, जो टॉपिक हम जी पढ़ा रहे हैं हमने किस तरह से उसकी स्टार्टिंग की है और किस तरह से उसका एंड किया है, उस दौरान वो हमसे एज ए स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस भी पुट अप करते हैं सर। तो मेन जी। तो सर कॉन्फिडेंस और
जो कम्युनिकेशन स्किल है यही देखते हैं ज्यादातर। तो सब्जेक्ट तो सर अगर हमारे उनका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हम बोल देते हैं तो थोड़ा सा रहता है कि इंटरव्यू हार्ड चला जाता है, क्योंकि हमने उनका फेवरेट टॉपिक बोल दिया और उस फेवरेट टॉपिक में तो वो खुद ही इतने रिसर्च वगैरह कर चुके होते हैं तो वो बहुत डीपली चले जाते हैं। पर अगर हमारा हम्म। टॉपिक उनसे सब्जेक्ट से थोड़ा हट गया है तो हमें फायदा हो जाता है कि इसमें वो इतना डीपली नहीं जा पाते हैं, तो तो ओनली कवर अप करते अपने हैं को सर। ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको क्या नहीं आता है। ये सर थोड़ा सा लक के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी किस्मत कैसी है कि कैसी है, हमें सही। टॉपिक उनके इंटरेस्ट वाला मिला है। जी जी जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू compete विथ experienced कैंडिडेट हैविंग PhD एंड टीचिंग एक्सपीरियंस। तो यार, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देना चाहता हूँ कि कोई भी अगर PhD है और टीचिंग एक्सपीरियंस रखता है, वो एक अलग बात है। पर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो नेट एग्जाम तैयारी के अंदर अगर आपने इतने सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो मुझे लगता है ओनली PhD वाला आपको कॉम्पिट नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। हाँ, हो सकता है उसको कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा हो एज कम्पेयर टू यू, बट नॉलेज की बात करी जाए तो नॉलेज आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू हिम, बिकॉज आपने पूरा सब्जेक्ट को ढंग से चीज़ों को पढ़ा है। क्लियर है? तो मुझे लगता है ये प्रश्न का उत्तर है। तो हाउ टू इम्प्रूव क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। मुझे लगता है आप दोनों ने नेट एग्जाम की तैयारी करी है। तो गजेंद्र, मैं आपसे पहला प्रश्न पूछना चाहूंगा कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे इंप्रूव करनी चाहिए। और एक सबसे बड़ा सवाल जो होता है कि जैसे ही बच्चा कोर्स ज्वाइन करता है और वो 10 क्लास लेता है, उसके बाद बोलता है कि सर मैं पढ़ तो रहा हूँ पर मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो क्या गजेंद्र आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, और आपने कैसे इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप किया, और आपको कितना टाइम लगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, इसके जवाब में सर मैं यूं कहना चाहूंगा कि सर प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्किल और स्पीड, ये है ना सर, कॉन्सेप्ट से आती है। जी। मतलब बच्चा क्या सोचता है कि 10 क्लास ली और वो मतलब जैसे कोई जादू हो जाएगा, और मतलब एकदम से मतलब तुरंत जो बच्चा मतलब पहले 6 महीने से आपकी लेक्चर ले रहा है जैसे, हम्म। और कोई मतलब नया स्टूडेंट ज्वाइन किया, उसने मान लो 10 क्लास ली, 15 क्लास ली, तो वो यूं हम्म। सोचेगा कि बाकी लोग इतना फास्ट फास्ट कर रहे हैं और मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे बहुत जल्दी जादू हो जाएगा। लेकिन उसको यूं समझना चाहिए कि बाकी बच्चों ने पहले मतलब 5-6 महीने पहले पढ़ के अभी तक मतलब कॉन्सेप्ट पहले क्लियर किए हैं, जी तब जी। जाके वो फास्ट क्वेश्चन वगैरह सोल्व कर पा रहे हैं। तो हम्म। सर स्पीड और एक्यूरेसी सबसे बेस्ट मतलब इसका वही है कि अपने को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट को। तो उसमें शुरू में सर टाइम लेना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हर स्टूडेंट को। शुरू में मतलब डायरेक्ट वो स्पीड नहीं बढ़ा सकता, और सर PYQ लगाएगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे आप जो क्वेश्चन सोल्विंग वाले सेशन लेते हो, वो अगर हम्म। अपन हम नए स्टूडेंट जो उनको कहना चाहूंगा कि अगर वो अगर ज्यादा से ज्यादा मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशन अटेंड करे, जी। उनको स्किप नहीं ना करे, और मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करे, तो थोड़ा टाइम निकलेगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। फिर उसको हम्म। मतलब खुद ही अंदर से मतलब होने लगेगी हैबिट की, मतलब कि कुछ ना कुछ हो रहा है, हम्म। सीख रहा है वो। हम्म। और खुद ठीक। खुद के ऊपर तो वो ये सर कि खुद से भी पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने हम्म। के लिए, उसको टाइम देना हम्म। पड़ेगा सब्जेक्ट को पहले शुरू में। ओके ओके। निकी जी, आपका क्या उत्तर होगा इसके ऊपर, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना चाहिए, और आपके साथ क्या चैलेंजेस आए थे स्टार्ट में जब आपने तैयारी करी। जी सर, ये वाली प्रॉब्लम हर स्टूडेंट्स के साथ में होती है कि वो क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड अपनी कैसे इंक्रीज करें और कैसे वो हम्म। अपना टाइम मैनेज कर पाए कि वो टाइम पे अपना पेपर कंप्लीट करे। तो सर जैसे कि हम्म। अभी गजेंद्र जी ने बताया कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। कॉन्सेप्ट के बिना हम्म। तो सर कैसे ही क्वेश्चन सोल्व कर सकता है कोई। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, उसके साथ में सर हम क्वेश्चन सोल्विंग के लिए ये कर सकते हैं कि हम डेली की डेली जैसे हम कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके रिगार्डिंग स्टार्टिंग में हम बेसिक क्वेश्चन ट्राई करें। जनरली हम क्या मिस्टेक करते हैं कि सर जैसे एक टॉपिक पढ़ा और हम उसके बाद तुरंत पीवाईक्यू उठाते हैं। तो जी। पीवाईक्यू तो सर एक लेवल का पेपर आता है, तो उसके लिए हम्म। हमें थोड़ा उसमें टाइम देना पड़ता है टॉपिक को। हम्म। उस टॉपिक के हम्म। रिगार्डिंग उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं, फिर उसमें थोड़ा डीपली जाना होता है, तब जाके हम पीवाईक्यू लगा सकते हैं। स्टूडेंट यही गलती करता है कि वो पहले एक टॉपिक पढ़ा और तुरंत बाद पीवाईक्यू लगाता है। इसके लिए पहले स्टूडेंट को अपने टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं उसको उन बेसिक बेसिक क्वेश्चंस के साथ में पहले क्लियर करें, पहले बेसिक क्वेश्चन करें, उसके बाद में वो अपडेट करके थोड़ा लेवल के क्वेश्चन सोल्व करें, उसके बाद वो पीवाईक्यूज लगाएं। तो एक तो ये है कि वो डेली एक सिलेक्टेड क्वेश्चंस करें कि कुछ जी। जैसे कि हम डेली वो रूटीन वाले कि हमें डेली के 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। तो डेली की डेली 20 क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करेगा। फिर जैसे कि उनका सिलेबस अगर उनका कंप्लीट हो चुका है तो वो जैसे हम्म। एक वीक में एटलीस्ट एक कंप्लीट पेपर दें।
ताकि जी उनकी स्पीड हो, उनका टाइमिंग, कि हम कितना कर पा रहे हैं कितना नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को वो एनालिसिस कर सके। साथ में ये भी एनालिसिस कर सके कि हमारा कौन सा पॉइंट वीक रहा है, कौन सा सब्जेक्ट के क्वेश्चन हमसे हो नहीं पा रहे हैं। तो सबसे जो बेस्ट है वो डेली प्रैक्टिस करो, एक वीक में एटलीस्ट एक पर कंप्लीट टेस्ट दो, और धीरे धीरे करके उसकी अपना आप जो क्वेश्चन सोल्विंग स्पीड है वो बढ़ती जाएगी और एक्यूरेसी भी आएगी। अगर वो टेस्ट एनालिसिस करेगा तो उसको पता चलेगा कि उसकी कहाँ वीकनेस है, कहाँ उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ उसका वीक पॉइंट है, तो वो उस पर वर्क भी करेगा। देन जी उसकी जी। एक्यूरेसी भी ओके। सर धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी। What is research PhD college like after clearing नेट एग्जाम इन आईआईटीज वर्सेस लोकल स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी? ये तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईआईटीज में अगर आपको चांस मिलता है रिसर्च करने का तो फर्स्ट प्रेफरेंस रखना चाहिए, क्योंकि आईआईटीज और एनआईटीज में जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और वहाँ पे वैसे बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। एंड स्टेट लेवल में, लेक ठीक है, अगर स्टेट लेवल में भी आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जा रहा हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को दो। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च में काम कर रही है। आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में खाली रिसर्च के नाम से पीएचडी हो रही है, बट मुझे लगता है कि फीस भी बहुत ज़्यादा है और वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको फ्यूचर में मिल सकती है। तो प्राइवेट स्टडीज़ को सबसे लास्ट में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर द सीएसआर नेट दिसंबर 2026 एस्पिरेंट्स? तो एक प्रश्न हो रही है कि 2026 अगर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एज ए बिगिनर आप तैयारी करते हैं, तो क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ना चाहिए? मैं खैर इसके आंसर बहुत देता रहता हूँ, पर मैं चाहूंगा आप दोनों इसका आंसर छोटे छोटे शब्दों में दें कि हाँ ये तैयारी करनी चाहिए। नहीं कि जी आप क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? सर अगर वो बिगनर है तो मैं इसमें बताना चाहूंगी कि पहले तो वो अपने सिलेबस को एक बार अच्छे से देखे, उसको डिवाइडेशन करे, जैसे 3 से 4 पार्ट में उसका डिवाइडेशन कर ले उस सिलेबस को। कि और सबसे पहले उसमें वो ये देखे कि हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है और वीक सब्जेक्ट कौन सा है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट उसका ऐसा है कि ये सब्जेक्ट तो हमें बिल्कुल ही नहीं आता है। जनरली जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मेरे लिए रियल एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, ये इसको तो उठाना ही नहीं है। तो सबसे पहले तो वो अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट डिसाइड करके देन उस पे वर्क करे। जैसे अगर हमारे पास टाइमिंग है, जैसे अभी दिसंबर हम्म। को टाइमिंग है, तो जो वीक सब्जेक्ट है उसको वो ऐसे ना करे कि मैं इन सब्जेक्ट को छोड़ देता हूँ और सिर्फ मेरे स्ट्रॉन्ग वाले सब्जेक्ट उठा लेता हूँ। वो वीक सब्जेक्ट पे भी धीरे धीरे वर्क करे। अगर उसको कंप्लीटली नहीं कर सके तो उसमें से जैसे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिनसे हर बार नेट एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता ही है, तो एटलीस्ट वो उन टॉपिक्स को तो कवर करे ही करे। अगर 100% ना कर पाए तो एटलीस्ट उन कॉमन टॉपिक्स को वो कवर जरूर करे। और सारे सब्जेक्ट से ही वो थोड़ा थोड़ा करके कवर करेगा तो सर उनका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि एक हम्म। सब्जेक्ट में हम अगर एक ही सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देंगे, जैसे किसी का लीनियर अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग है और वो रियल को छोड़ देता है, लीनियर पे ही काम करता है, हो सकता है सर एग्जाम में लीनियर से ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जाए, हम उसमें ना कर पाए 100%, तो कहीं ना कहीं हमें हमारा नेट क्वालिफाई नहीं होगा। तो जी उससे जी जी। अच्छा है कि सारे सब्जेक्ट को वो थोड़ा थोड़ा कवर करे, ऐसा नहीं कि अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर ही कवर करे। और जो मैं कि मैं बार बार कह रही हूँ कि रिवीजन वाली बात, कि वो अपना हम्म। शॉर्ट नोट्स बना के अपने रिवीजन करे। जैसे कि शॉर्ट नोट्स अगर वो खुद बनाना भी नहीं चाहे तो आपकी बुक है, एक बुकलेट है हम्म। आपकी शॉर्ट नोट्स की, वो भी जी। वो हर वीक की, जैसे मेरा जिस टाइम नेट हुआ था एक स्ट्रेटजी रही थी कि पर डे एक बुक करनी चाहिए। जैसे लीनियर हम्म। एलजेब्रा है तो एक, जैसे मंडे को मैंने स्टार्ट किया है तो लीनियर एलजेब्रा के कंप्लीट एक बार शॉर्ट नोट्स मेरे को मंडे को रिवाइज करने ही है, ट्यूसडे को दूसरा हम्म। सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। मतलब डेली की डेली एक सब्जेक्ट एक डे को रिवाइज करना है, तो शॉर्ट नोट्स को भी रिवाइज करे, साथ में प्रैक्टिस जितनी ज्यादा वो कर सके उतनी प्रैक्टिस दे। और साथ में जैसे हमारा एग्जाम का टाइम पास आता है तो हमें सिर्फ हम्म। दो ही चीजें करनी होती हैं, शॉर्ट नोट्स को जितना रिवाइज किया जा सके उतना रिवाइज करे, और साथ में जितनी वो प्रैक्टिस कर सके, जितने टेस्ट लगा सके, स्पेशली कंप्लीट टेस्ट है, क्योंकि जैसे एग्जाम को 1 महीना या 2 महीना है तो हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाता है सर। तो हम्म। उस टाइम वो जितना कंप्लीट टेस्ट लगाए पूरे 3 घंटे वाला, वो सबसे बेस्ट होता है उसमें, क्योंकि 3 घंटे की स्क्रीन के सामने बैठे रहने की भी हमें हैबिट नहीं होती है। जब हम टेस्ट जी देते हैं तो 3 घंटे हम स्क्रीन को कैसे मैनेज करें, वो चीज भी हमारे अंदर डेवलप होती है। तो मैंने जी सर यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे अगर एग्जाम पास है। जी। बाकी निखिल जी एक रिविजन प्रश्न, और प्रैक्टिस के साथ। हाँ एक प्रश्न बच्चा पूछ रहा है कि मुझे कितने टॉपिक करना चाहिए। वैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको नेट का पूरा सिलेबस करना चाहिए, और मैं बच्चों को हमेशा पूरा सिलेबस कराता हूँ। और खास करके एक अप्लाइड वाला टॉपिक है जिसको हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों को, जिसमें ओडी पीडी इंटीग्रल इक्वेशन सीओवी एन है। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, लोग नॉर्मली बोलते हैं कि फर्स्ट 2 यूनिट कर लो आपका नेट क्लियर हो जाएगा। भैया नहीं, थर्ड यूनिट जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो मुझे लगता है थर्ड यूनिट भी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। और एलपीबी मार्को भी आजकल 3 से 4 क्वेश्चन तो बच्चों को बन ही जाता है।
तो आपका क्या जी सर। इसके बारे में कहना है? जी सर, मैंने अभी यही बात रखी थी कि मतलब हमें सारे सब्जेक्ट करने हैं, सारे टॉपिक्स करने हैं। ऐसा नहीं है कि हमने रियल को छोड़ दिया, रियल हमें आती नहीं है तो हमने रियल को छोड़ दिया है। कि छोटे कोई सब्जेक्ट जैसे एनए न्यूमेरिकल एनालिसिस होता है, उससे एक क्वेश्चन आता है, एलपीपी से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, तो स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करता है कि इनको छोड़ते हुए चलता है। तो कहीं ना हम्म। कहीं सर, मैं मेरा ये मानना है कि ये सब्जेक्ट ही ऐसे हैं जो हमें जेआरएफ दिलाते हैं, क्योंकि नेट और जेआरएफ में समथिंग इतना ही फर्क होता है, 10 से 11 नंबर का। तो हमारे पास में जैसे हम इन सब्जेक्ट को लेते हैं, एक सीओवी है, इनसे एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं, और इनका कॉन्सेप्ट भी फिक्स है, कोई ज्यादा बड़ा मटेरियल नहीं है, फिक्स टॉपिक है कि इन्हीं से ये क्वेश्चन आने हैं। तो हम जी। इन छोटे छोटे सब्जेक्ट को छोड़े नहीं, टॉपिक सारे कवर करें, इन छोटे छोटे सब्जेक्ट से ही हमें दो दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो हम इजीली कर पाते हैं, और ये हमें जी। हमें जेआरएफ दिलाते हैं सर। तो जी। टॉपिक हमें कोई नहीं छोड़ना है सर, सारे जी। टॉपिक्स क्लियर करने हैं सर जी। हमें। अच्छा गजेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे जो स्ट्रेटजी निक्की जी ने बताई है, अ, एक निक्की जी ने जनरल एप्टीट्यूड के बारे में नहीं बोला, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे को जनरल एप्टीट्यूड को कैसे करना चाहिए, क्योंकि वो भी 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो उसके बारे में बताइए, प्लस आप अपने हिसाब से क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो जो बिगिनर बच्चे रहते हैं, जैसे कोई शुरू हम्म। कर रहा है, अभी दिसंबर 26 वाली एग्जाम देगा, हम्म। तो उसको मतलब शुरू में है ना, मतलब बहुत ज्यादा वो सर्चिंग नहीं करनी चाहिए। हम्म। मतलब अलग अलग टीचर, अलग अलग बुक, अलग अलग किताबें, इतना ज्यादा हम्म। मतलब सर्चिंग वगैरह करके नहीं होना चाहिए। एक टीचर जैसे आपको फॉलो कर रहा है या किसी और को हम्म। कर रहा है, तो मतलब अपने टीचर पे भरोसा होना चाहिए, उसके कंटेंट पे भरोसा होना चाहिए सबसे पहले। राइट। मतलब खुद से राइट। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वो रिसर्च कर रहा है, सर्च कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है कि यहाँ से ये उठा लिया, वहां से वो उठा लिया। अगर कोई बिगिनर है तो ये सब काम करने के लिए मतलब खूब टाइम है अभी, मतलब पढ़ने के लिए, खुद से किताबें पढ़ने के लिए उसको बाद में खूब टाइम मिलेगा। अभी अगर उसको दिसंबर 26 की एग्जाम निकालने का टारगेट है, तो उसको मतलब सबसे पहले तो मतलब बिगिनर अगर है तो हम्म। जो जिस भी टीचर को फॉलो कर रहा है उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। और सर रही बात जनरल एप्टीट्यूड की, तो उसके लिए हम्म। भी सर आपका जो सेकंड वाला चैनल है उस पे मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छा और खूब सारा कंटेंट अवेलेबल है। मैं जी। मतलब पर्सनल मेरा खुद का बताऊं तो जैसे मैंने क्या सर पहले अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करके देखा है 5-7 महीने, जी। जब बीएससी टाइम में था तब। तो सर हम्म। वहां पे भी मतलब जो मैथ्स न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, रीजनिंग वाले क्वेश्चन सोल्व करे हुए थे, पढ़े हुए थे, लेकिन जब बाद हम्म। में जब आपसे जब नेट के लिए जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन सोल्व किए, पढ़ा, तो हम्म। मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस आया। हम्म। मतलब आपका जो कंटेंट है वो मतलब अदर एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, जी। जो जी। जनरल एप्टीट्यूड वाला कंटेंट है। तो हम्म। जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपका कंटेंट, आपका चैनल सबसे बेस्ट है नए जी। जी। बच्चों के जी। लिए। जी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं लेते एक बात हैं ऐड एंड करना हाँ, यस यस प्लीज सर निकी एक जी। बात ऐड करना चाहूंगी जनरल एप्टीट्यूड के लिए। सर जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपकी एक बुक है जो बहुत ही अच्छी है, उसमें आपके पीवाईक्यू भी है और प्रैक्टिस की के भी काफी कॉम्बैट सारे क्वेश्चंस कॉम्बैट है, तो सीरीज उस बुक। बुक के जरिए भी जी। जा सकते हैं। हाँ सर। तो हाँ उस बुक के मतलब जरिए भी जा सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड के लिए सर। जी, मुझे लगता है कि अगर बच्चा उस बुक के क्वेश्चन भी कर लेना, जिसमें हमने गेट के क्वेश्चन डाल रखे हैं, सीएसआर के भी डाल रखे हैं, वो भी टॉपिक वाइज है, तो काफ़ी अच्छा कर सकता है वो। इनफ नेक्स्ट है सर क्वेश्चन। इतना उन्हें जनरल एप्टीट्यूड। जी। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश फ्लुएंसी रिक्वायरमेंट फॉर द आईआईटी पीएचडी इंटरव्यू मस्ट बी इन इंग्लिश। तो देखो, लैंग्वेज इश्यू मुझे लगता है कि निक्की जी आपको भी थोड़ा बहुत चैलेंजेस रहे होंगे, और गजेंद्र आपको भी रहे होंगे। तो क्या इंग्लिश आपके फ्यूचर में जब जहाँ तक पहुंचे, सॉरी, प्रेजेंट में आपको कुछ लगता है कि पहले आपको कहीं चैलेंजेस आए कि यार मैं इंग्लिश की वजह से यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, या मैथ्स अच्छी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इंग्लिश से, बस ये तो लैंग्वेज है, क्या ही है? तो लाइक व्हाट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ये सर लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता है सर, मतलब जैसे हम आज जहाँ तक पहुंचे हैं तो हमें नहीं लगता कि हम बिना इंग्लिश के हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैथ्स में सर इतना इंग्लिश का रोल भी नहीं होता है। और जी। जनरली जो जितनी इंग्लिश की हमें जरूरत पड़ती है वो हम जैसे एमएससी हमारा पूरा इंग्लिश में ही होता है, तो वहां पे जी। एमएससी में हम इतना तो मैनेज करना जान जाते हैं कि इंग्लिश को कैसे, कुछ शब्द को इंग्लिश में कैसे कहते हैं। तो उन इंग्लिश से कोई इतने कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ, और जब मेरा आपके साथ एंड टॉक हुआ था तो मैंने ये प्रॉब्लम भी सबसे पहले रखी थी कि लैंग्वेज बैरियर, मेरे को ये लगता था कि इंग्लिश मीडियम में पेपर होगा, सब कुछ इंग्लिश में होगा तो कैसे मैनेज करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। हम हिंदी में यहाँ तक पहुंच सकते हैं आराम से, इंग्लिश का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है यस, इतना। मुझे लगता है लैंग्वेज कोई बड़ा मैटर होता ही नहीं है ना? बट हाँ आप अपनी सर। कम्युनिकेशन स्किल को धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं। आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, जैसे आज मेरी क्लासेस है, मुझे लगता है बच्चा अगर मेरी क्लास को देख रहा है तो हिंदी इंग्लिश में हम पढ़ा रहे हैं, इतनी काफी है। अगर ये कर लेते तो तुम्हें कोई हाँ सर। कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कंटेंट जी।
कंटेंट जी इंग्लिश में है तो वो चल जाता है, हमारा एमएससी में जी हम ये सब चीजें सीख लेते हैं सर। जी जी जी। अच्छा, अब लास्ट में मैं बच्चों के क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि कोई स्टूडेंट अगर यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है मेंटर से, निक्की जी से या गजेंद्र जी से, तो आप नाम बताएं और आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे इनसे पूछ सकते हैं। मैं 5 to 6 क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद सेशन को हम फिनिश करेंगे। ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है। सो दोज हु वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड एंड लाइक आप किस क्वेश्चन पूछना चाहते हैं ये भी मेंशन करेंगे, देन इट विल बी गुड फॉर अस। सर यस प्राजक्ता। पूछना चाहती हूँ। नाउ आई एम वर्किंग इन 18 years in junior college, बट माय विश इज देयर हाउ टू कंप्लीट माय सेसर नेट, क्योंकि बहुत बार मैंने दिया है बट नॉट गेट टू सक्सेस। तो मेरी विश है कि मुझे सेसर नेट इस साल करना है, तो क्या स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए, क्योंकि मैं 11th एंड 12th जूनियर को पढ़ाती हूँ सर। जी तो मतलब इस बार मुझे देना है जून में कि आई होप, मतलब मेरी विश है बहुत, मतलब एमएससी जब किया था तो बहुत ट्राई किया बट नहीं हुआ था उतना, उस टाइम फोकस भी नहीं था। जल्दी जी नौकरी मिल गई गवर्नमेंट में तो ज्वाइन हो जी गए। जी जी। तो मुझे करना है तो थोड़ा गाइडेंस चाहिए। आप किससे, निक्की जी से पूछना चाहती है क्वेश्चन? हाँ सर, कोई भी, मैडम या आप भी बताए तो हाँ, चलेगा। मुझे लगता है निकी जी आप दीजिए आंसर, मैं तो बहुत देता रहता हूँ। आपको मौका दे रहा हूँ, आप बताओ। क्योंकि देखो आपसे बहुत सीनियर है वो 12 13 साल 14 साल से पढ़ा रही है ना। तो मुझे लगता है देखो इस उम्र में भी आपको एक ललक है कि यार मुझे करना है। और मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक लेवल से नेक्स्ट लेवल जाए। तो दैट्स हैट्स ऑफ टू यू प्राजक्ता जी। निकी जी आप इनका आंसर दीजिए। जी सर। फिर जैसा कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनको बार बार वो आई थिंक अटेम्प्ट दे रही हैं पर उनका हो नहीं पा रहा है। तो सर सबसे जी पहले तो इसमें हम यही चाहते हैं कि मतलब हम रीजन पता करें कि हम कहाँ हमारी कमी रह रही है। कि जैसे कि उनका मतलब प्रैक्टिस में कमी रह रही है, या वो रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, या वो जैसे उनको कॉन्सेप्ट आता है पर वो क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पा रही हैं। जैसे जनरली या फिर नॉर्मल हम टेस्ट सीरीज देते हैं तो वहां तो हम अटेंड कर लेते हैं, फिर हम एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो उस टाइम हम क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते हैं, जो हमारा स्ट्रेस होता है कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले तो वो अपनी की कमी कहाँ रह रही है वो ये पता करें, देन उस पर उससे वर्क करें सर। कि उनकी जी जी प्रैक्टिस की कमी है या फिर जो भी उनकी जी। कमी है, सबसे पहले वीक पॉइंट को फाइंड आउट करें सर ये। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर जैसे 17 जुलाई को हमारा जो ये सीएसआर नेट का एग्जाम आने वाला है, हम्म तो सर ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट होगा विद प्रॉपर प्रिपरेशन। मतलब लास्ट टाइम तो चलो मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं अच्छे से हम्म तैयारी की थी, बट इस बार मैं अच्छे से तैयारी करके दे रहा हूँ। हम्म और शॉर्ट शॉर्ट नोट्स भी तैयार हैं, मैं हम्म मतलब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, भी लोअर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर। तो सर ये जो लास्ट एक एक से ये जो एक से जो महीना रह गया, हम्म। और क्या करना चाहिए सर इसमें? थोड़ा सा मुझे लगता है आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए और गुरुवार का भी करना चाहिए। नहीं मजाक सर कर रहा इनफैक्ट, नहीं हूँ। सर इनफैक्ट मैं करता हूँ, हर हर ट्यूसडे को फास्ट होता है सर मेरा। यस, आपकी तैयारी बहुत अच्छी प्रियांशु, और आप अच्छा यस। करोगे। फिर भी मैं निक्की जी से आपका क्वेश्चन का आंसर लेना चाहूंगा। यस। यस सर। जैसा कि जुलाई वाले एग्जाम की बात कर रहे हैं तो अभी मई हम्म तो फिनिश हो ही गया है, इनके पास में एक हम्म डेढ़ महीना है। हम्म तो उसमें हम्म सर ये ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें और जितना पॉसिबल हो टेस्ट सीरीज लगाएं, कंप्लीट टेस्ट सीरीज लगाएं, इसमें कंप्लीट पेपर हम सोल्व हम्म करते हैं। और उसको हम्म एनालिसिस जरूर करें। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट टेस्ट तो दे देता है, वो उसमें हम्म देख लेता है कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आए हैं, या तो वो हम्म टेंशन कर लेता है इस चीज की कि मेरे हम्म इतने कम हम्म मार्क्स आए हैं, या फिर वो ये हम्म सोचता है हाँ ठीक है मार्क्स आ रहे हैं इतने में तो मेरा नेट या जेआरएफ हो ही जाएगा। हम्म तो हम्म ऐसा उसके साथ में ना हम्म एनालिसिस भी हम्म करना है हमें। टेस्ट दे और हम्म टेस्ट के बाद में चाहे हमारे मार्क्स कम या ज्यादा है वो मैटर नहीं करता है, हम उस हम्म टेस्ट को एनालिसिस जरूर करें कि हमने हम्म यहाँ पे किस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक की है, हम्म और उनके हम्म सॉल्यूशन भी देखें कि हम्म उनका सॉल्यूशन अगर हमें मिलता है तो इसमें हमने ये हम्म मैटर पढ़ा है या नहीं नहीं पढ़ा है। मान लो हम्म कोई नई हम्म चीज है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस का जो हम्म सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं वो एक न्यू हम्म टेक्निक से करते हैं, तो हम सॉल्यूशन हम्म देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो टेक्निक हमें भी पता चलती है, तो वो हम शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं उस चीज को, ताकि हम जी जब जी नेक्स्ट बार रिविजन करें तो उसको हम्म करें। तो सर टेस्ट जी की ज्यादा। जी जी। नेक्स्ट कृष्णा जी आपका क्वेश्चन। प्रियांशी दुबे। माधव माधव क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं एमएससी में हूँ, 1 साल की एनईपी वाली है एंड मुझे एक टीचिंग जॉब मैथ्स की ऑफर हुई है। मैं आपके इंटरव्यू में मैंने सुना कि टीचिंग जॉब करने वालों के पार्ट ए इजी हो जाता है, क्या मुझे जॉब करनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से देखो, अगर जॉब
करना चाहते हो और आपका टाइम मैनेज हो रहा है, आपकी तैयारी अफेक्ट नहीं हो रही, तो आपको करनी चाहिए। जॉब करते हैं बहुत कुछ सीखते हैं, पर कोशिश करिए कि आप अपनी तैयारी को बैलेंस कर पाएं साथ साथ में। ऐसा नहीं पता पड़ा कि जॉब कर लिया और फिर ये तैयारी अफेक्ट हो गई तो फिर बाद में दिक्कत आएगी। राइट। हेलो यस। सर। हाँ यस माधव। सर एक्चुअली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैंने इससे पहले प्रिपेयर नहीं किया है, तो मुझे हम्म। तो माधव, आप अभी तैयारी कर रहे हैं, आप मैथ्स केयर के साथ पढ़ रहे हैं हमसे? देखो, अगर आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं और आपकी तैयारी चल रही है, तो मुझे लगता है आप जितना भी बेस्ट कर सकते हो उतना करिए, एंड एग्जाम अपीयर करिए एक बार, है ना। और रिवाइज करके शॉर्ट नोट्स बनाना ही तो करना ही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है। यस प्रियांशी, आई थिंक प्रियांशी, उमा देवी, स्तुति, प्लीज फटाफट क्वेश्चन पूछे, क्योंकि हम 3-4 क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद उसको एंड करेंगे, काफी लंबा हो गया। प्रियांशी दुबे। Hello. Yeah, यस Uma यस Devi. उमा जी, यस उमा जी। Yeah, we are having 45 days of time. Actually, I am taking 6 years onwards, but okay, productively I got admission into PhD. But the thing is, I have not got up to CSR net. हम्म। 45 days time is there, no? What या can you suggest the plan, madam, regarding the CSR net preparation? We have सो certain knowledge over the subject. Then how can we utilize these 45 days? Can you give a plan for us? okay, so Nikki, 45 days strategy, she just want to ask you that ki what will be the 45 days strategy, क्या क्या करना चाहिए And इनको how can we prepare to success, to get success? to get success? Yes, okay. So Uma, I just want to ask you one question. Did you complete all whole syllabus of CSIR 9? Yeah, maximum of your lectures I have completed, but Okay. questions I have not done thoroughly. But the video lectures, whatever are there, maximum I heard. So yes Nikki, what is your answer of this question, that what will be the 45 days strategy, and क्या क्या इनको करना चाहिए? अगर सर इनका जैसे प्रिपरेशन है, ये ऑलरेडी इनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो जैसे कि मैं लगभग अभी 2-3 क्वेश्चंस पहले भी हुए हैं, तो उनमें भी यही है कि भाई उनका एग्जाम के पास जितना एग्जाम आ रहा है, इस टाइम को हम यूटिलाइज कैसे करें। तो मेरा तो इसमें सर मैन वही सभी का सेम आंसर रहेगा, इसमें लगभग लगभग इनका क्वेश्चन सभी का सेम है कि हम अभी रिसेंटली इस टाइम को क्या करें। तो इस टाइम में तो सर रिवीजन और टेस्ट ही बेटर है कि हम जितना ज्यादा रिवीजन कर सके, जितने ज्यादा टेस्ट लगा क्वेश्चंस सके, लगाए। उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा। राइट हाँ राइट राइट राइट। यस इसके लिए स्तुति। बैठे तो कभी कभी we will not get some answers. Then we are getting stuck there. Okay, आगे so Uma ji, I just want to ask, yeah, I just want to give you answer of your question, because yeah, in yes, CSR there is a 120 question, and yes, sir. you can just opt 60 question, and for Okay, net JRF you have to okay. answer only 35 question. So there is Oh, I don't only want JRF because I'm not eligible for that. 33% of total question, right? Yeah, So don't yes, worry yes. about that. If if you are not able to answer some questions, so there is Okay, no problem. Yeah, okay, just do your 100%, and there is a 35 question you have to correct for CSN at JRF. And I just want okay, to give you the one strategy. There is a general okay. aptitude, 20 questions are there. You just हाँ, attempt 10 to 12 questions in part A. Part B की बात okay, करें तो 40 questions, there is a 25 question you can attempt, and मतलब you can attempt only 25 question, and if you target 13 question, that कि 13 question सही हो जाए, तो अराउंड आपके okay, 25 क्वेश्चन तो पार्ट ए और पार्ट बी से हो जाएंगे। एंड पार्ट सी, जहां पर आप अगर 10 क्वेश्चन भी 20 मतलब 60 क्वेश्चन आते हैं, you can attempt only 20 question, and if you correct 10 question, then you can easily get net JRF. So don't Part worry C is about very that big कि कुछ problem. क्वेश्चन गलत हो जाए। One is Yes. correct means the other one will be wrong. Part C is very big problem to me. No, part B is not a big problem because Part there is C, a Part 60 C. question, right? And you just attempt only 10 question right. If you correct the 10 question, then you can easily Okay. correct that in exam. है ना? तो And I think there is a research yeah, based question, so you have to okay. be like clear your concepts in each topic, like linear algebra, real analysis, Yeah, modern algebra है या फिर complex analysis है, ODPD है. So there is a yeah, interconnecting concepts. So you have to okay. be like clear that concept, then you can easily attempt a part C question. Like there is a Kamlini, लाइक जिन्होंने पास्ट में एक मेंटरशिप सेशन लिया है, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन शी करेक्ट ऑल 20 क्वेश्चन, Yes. राइट, इन पार्ट सी। एंड पार्ट बी, 0 क्वेश्चन, एंड शी क्वालिफाइड नेट जेआरएफ विद 121 मार्क्स, राइट। Yeah. सो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट उमा जी, जस्ट Yeah. Sir, या। can you please suggest me what are the topics I have to be thorough for this to crack this thing? I think I cannot give you the exact topic, but we uploaded one video on YouTube. You just watch that video. There is a topic mentioned in the each subject that in linear algebra which are Probability and topics are. statistics I am thorough. No, The we are linear not algebra also teaching I am thorough. statistics.
we are not teaching statistics, Umaji, so I can't give you any suggestion Yeah, about this that time you statistics. have given no statistics. Yeah, I I have just gone given, through but I just want everything. to suggest you that ki complete maths portion, that it will be good for you. Okay. Yeah. Okay, Thank you. sir. Thank you so much. Thank you. And Thank you. also, I thank you for getting my PhD with your coaching. Oh, thank you so much. So you completed your PhD? No, I have got admission into JNTH. Now it Oh, is going on. that's great. Congratulations, Umaji. Thank you, sir. Thank you. Thank you. सर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और पूरा मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट भी मैं रिवाइज कर चुकी हूँ, मुझे आता है और मैं गेस्ट टीचर पढ़ाती भी हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। अरे और वाह। मेरी यस और मैं जब क्वेश्चन करती हूँ मुझसे नॉर्मली क्वेश्चन हो जाते हैं, पीवाईक्यू में थोड़ा प्रॉब्लम आती है और जब ठीक मैं है। एग्जाम अटेम्प्ट करती हूँ उसके बाद मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने अच्छा एग्जाम दिया है, बट मेरे मार्क्स कम आते हैं नेट के एग्जाम में अच्छा, और हो नहीं पा रहा है मेरा। तुम बहुत फास्ट पढ़ाओगे बेटा, मेरी तरह बोलती बहुत फास्ट हो। बहुत सर फास्ट आपसे ही तुमने सीखा है कवर मैंने स्किल थोड़ी। बहुत जल्दी कवर कर लिया तुमने, बट मुझे लगता है स्तुति बेटा है ना, तुम जो कर रही हो बढ़िया है। मुझे लगता है उसको करती रहो। कभी कभी क्या होता है कि जब चीजें हमारे फेवर में नहीं होती तो मुझे लगता है फ्लो में चलते रहना चाहिए। कभी कभी फ्लो में हमें चीजें मिलना स्टार्ट हो जाती है। सो डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, ज्यादा सोचना बंद करो और करना स्टार्ट करो, चीजें मिल जाएगी, है ना। कभी कभी हम ज्यादा सोचते तो दिक्कत हो जाती है, राइट। यस सर। Okay, thank you so much. I think we are done. Priyanshi, yes, last question from you. Yes, Priyanshi. गुड आफ्टरनून सर। Hi, good afternoon. सर मेरा क्वेश्चन, सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। सर मेरा क्वेश्चन है, हाउ शुड आई डिवाइड माय टाइम बिटवीन पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी? For the main exam or what? सर जून एग्जाम। ये आप 3 घंटे एग्जाम की बात करें कि 3 घंटे एग्जाम मुझे कितना कितना टाइम किसको देना चाहिए, ये पूछना चाह रहे हैं? हाँ, दिस इज योर क्वेश्चन? यस सर, यस सर। ओके, सो इन जनरल एप्टीट्यूड फर्स्ट यू जस्ट टारगेट फॉर द 30 मिनट, है ना। मुझे लगता है 30 मिनट में आप जनरल एप्टीट्यूड के जितने क्वेश्चन कर सकते हैं उतने करिए। पार्ट बी के अंदर आप कोशिश करिए कि 1 घंटा पूरा डेडिकेट करें। 1 घंटे के अंदर अगर आपके 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, 12 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, इट इज इनफ। एंड 1 घंटा आपको पार्ट सी पे देना चाहिए, जहां पर 10 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना चाहिए। अगर पर क्वेश्चन आप 6 मिनट भी देंगे ना पार्ट सी के अंदर, तो देर इज नो प्रॉब्लम। देयर इज अ टारगेट ऑफ 25 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन। जस्ट 35 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए और यू कैन इजीली मैनेज द टाइम इन दिस ए बी एन सी सेक्शन। Okay, I think done. And thank you so much once again, all of you. And निक्की जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गजेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सेशन में जुड़े हमसे। नेक्स्ट 15 दिन के बाद एक सेशन और लेके आने वाला हूँ, जहाँ पर हमारे साथ और भी मेंटर्स होने वाले हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ देने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स अपनी सफलता हासिल कर चुके हैं वो ज़रूर आने वाली जनरेशन को गाइड करें, सो दैट कि उनको भी एक सही रास्ता मिले। लास्ट में कोई क्लोजिंग मैसेज देना चाहें गजेंद्र जी, आप और निक्की जी? सबसे पहले गजेंद्र जी से बात करते हैं। कोई आपका क्लोजिंग मैसेज टू द स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग CSIR नेट एग्जाम? सर, स्टूडेंट्स को मैं बस ये कहना चाहूंगा कि उनका आज का जो ये संघर्ष है स्ट्रगल एग्जाम को लेकर, वही कल जी उनकी पहचान बनेगा। जी। तो मतलब उनको कॉन्फिडेंट रहना है, रेगुलर तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है, खुद पे भरोसा रखना है, अपने भगवान पे भरोसा रखना है और रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ तैयारी करती रहे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। परसों। मतलब आज का स्ट्रगल उनकी कल की पहचान बनेगा। और जी सर जी लास्ट जी। में आपका भी सर बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद सर, आपको बहुत आभार हाँ, आपका कि आपने मतलब मुझे अवसर दिया यहाँ इस मंच पे। नहीं गजेंद्र जी, बस मैं ही वास्तव में चाहता हूँ कि आप आने वाली जनरेशन, जो आप बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, उनको ऐसे ही गाइड करते रहें। और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों में ऐसे कुछ गुण हो जो कि मतलब ऐसा नहीं होना। सरकारी नौकरी लगने के बाद क्या होता है कि आप अभी, मुझे लगता है कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, पर आप दोनों जिस कॉलेज में काम कर रहे होंगे वहां पर माहौल देख के आपका थोड़ा दिमाग तो खराब होता ही होगा, और जी आपको लगता बिल्कुल। होगा कि ये कहाँ आ गए हम। तो बट मेरे ठीक है, कॉलेज में मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगा कि अपनी ईमानदारी उनको देख के कम मत कर देना। अपना काम अपने को करना है, दुनिया कुछ भी करे पर अपने को ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। बस यही सजेशन देना चाहूंगा आपको, ठीक है। यस निकी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैं भी गजेंद्र की ने एकदम सही बात कही है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि वो खुद पर भरोसा करे। और सर वो आपके साथ जुड़े हैं तो आप पर खुद से भी ज्यादा वो आप पे भरोसा करे, आपके गाइडेंस में वो जरूर एक जी दिन जी सक्सेस होंगे। अगर फर्स्ट जी अटेम्प्ट में नहीं होता है तो सेकंड में जरूर होगा, सेकंड में तो थर्ड। इसमें सर पेशेंस की थोड़ी जरूरत होती है, तो पेशेंस रखे, वो जरूर हम्म। सक्सेस होंगे। आपके गाइडेंस में वो हमेशा रहे। थैंक यू सो मच निकी जी एंड गजेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है थैंक कि यू सो मच सर। ये सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और जो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ सुन रहे, और मुझे लगता है कुछ ना कुछ जरूर आपसे सीखे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।